अजीब। दोस्तों, बीजेपी की बदनीयत राजनीति की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। ये बात आज कांग्रेस ने फिर साबित कर दी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेसियों के विरोध को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका झूठ फौरन पकड़ा गया। वहीं आज एक बड़े सियासी उलटफेर में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखी है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अदालत से मिली इस राहत पर जहां आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले के बाद का जो पूरा खेल है वो समझा दिया है कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है ताकि अब वो कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल का इस्तेमाल कर सके। हालांकि केजरीवाल तो मोदी को अलग ही चुनौती दे रहे हैं। आइए सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। तो तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट अगर आ जाए, आज अगर चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं आएंगी, ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के बरी होने पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर क्यों रखा, और अगर आरोप सही थे तो क्लीन चिट कैसे मिली। भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि ये खेला कैसे हुआ। ये जरा सुन लीजिए अमरिंदर सिंह को। बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया। ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। चुनावी साल है, बरी हो गए। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है। आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं, और अमित शाह जी बता सकते हैं, और केजरीवाल साहब बता सकते हैं। तो अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि किस तरह केजरीवाल को फिर से अपना मकसद साधने के लिए बीजेपी इस्तेमाल करने वाली है, और क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन पवन खेड़ा को जरा सुन लीजिए। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है। और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, क्योंकि लड़ाई
तो सुन रहे थे आप यहां पे पवन खेड़ा को। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से जाहिर है दोस्तों कि यह मामला अभी चुनावों तक सियासत पर गहरा असर डालने वाला है। सीबीआई को तो अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन असल में इसमें बड़ा इशारा बीजेपी के लिए है, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के निर्देश पर ही काम करती हैं। वैसे भी ईडी, सीबीआई सबकी साख को मोदी सरकार ने दांव पर लगा दी है और अब बीजेपी शायद अपने सोशल मीडिया टीम की साख भी दांव पर लगा रही है। दरअसल एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद बीजेपी की हालत बुरी हो चुकी है। इसका सामना करने के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसे दे रही है। इस बारे में बीजेपी ने कई सारे मैसेज सोशल मीडिया पर डलवाए, लेकिन अब कांग्रेस ने उसे इस दुष्प्रचार के लिए कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने हूं और पिछले 48 घंटे से एक दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था, ना किसी का नाम दिख रहा था। वो दोनों चीजें कटी हुई थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, ये कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया, तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूं, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और ये पर्दाफाश भी हो गया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं। ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशर्म है और शर्म इनको आती नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहां सुप्रिया श्रीनेत, और यह मामला जो है वो एआई समिट में जो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था उसके बाद का मामला है। और यहां पर सोशल मीडिया के जरिए कौन एक दूसरे पर फब्तियां कसता है, कौन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इसमें कौन किसको पकड़ रहा है, इसका यहां पर जिक्र है, इसकी चर्चा है। कांग्रेस के ऐसे आक्रामक तेवर देखकर अब शायद बीजेपी के प्रभाव में काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 4 बार सोचेंगे। वैसे भी बीजेपी को इस समय एक साथ कई झटके लग रहे हैं। आज ही तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर में बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रमुक के नेता ओ पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए, यानी इंडिया गठबंधन वहां मजबूत हो गया। और इससे पहले कल एनसीईआरटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई थी। आज केजरीवाल मामले में झटका लगा और इसके साथ ही बीजेपी की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करने की हसरत भी धरी की धरी रह गई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण केस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने 2 बड़ी बातें यहां पर लेकिन कही है। पहली बात यह कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और दूसरी बात कि शंकराचार्य जांच में सहयोग करें।
यानी दो अहम बातें उन्होंने कही हैं और दोनों बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। और शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि हम जांच में न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो और इसमें जांच बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी यहां पर है। आपको बता दूं कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173/4 के तहत भारत न्याय संहिता BNS की 173/4 के तहत जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अब अदालत ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इधर गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है। लोगों ने अदालत के फैसले पर धर्म की जय हो, हर हर महादेव, इन सबके नारे लगाए हैं। शंकराचार्य का यह मामला बीजेपी की सियासत पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बीजेपी की धार्मिक आस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं। माघ मेले के वक्त से शंकराचार्य के साथ बदसलूकी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते उन पर गंभीर आरोप लगाने तक पहुंच गया, जिसके बाद देश में इस पर नाराजगी तो है ही, और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं कि उसने सनातन धर्म पर हमला किया है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी दोनों जहां से जा रही है, न धर्म का कार्ड उसकी रक्षा कर रहा है और न ही बदले की राजनीति फायदा दिला रही है। क्या बीजेपी का सियासी पतन शुरू हो गया है? बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं इस देश में। मोदी सरकार की बड़ी हार क्या है, थोड़ा बहुत आपके सामने रख चुका हूं और कुछ उसकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास ही आना चाहता हूं। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं कोर्ट से, और कोर्ट में भी जो अरविंद केजरीवाल का मामला है उससे आते हैं। देखिए, किसको क्या सियासी फायदा होगा इस पर बात करेंगे हम बाद में, और रोज चर्चा करते हैं सियासत की, लेकिन पहले आज चर्चा जांच एजेंसियां, कोर्ट और सरकार की करें तो ज्यादा बेहतर है, और उसमें भी न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, करप्शन इन जुडिशरी, इस चैप्टर पर सीजेआई साहब, जस्टिस माफी चाहूंगा, जस्टिस सूर्यकांत अब आ गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत साहब इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा सिर्फ माफी ये छोटी मोटी बात नहीं चलेगी, यहां पे मुझे ये पता करना है, मुझे ये चाहिए, वो इंसान चाहिए जिसने इस चैप्टर को बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, वो भी माफी मांग चुके हैं, जांच कर रहे हैं। क्या पता नहीं है सरकार को कि आखिर चैप्टर बनाया किसने? सरकार को नहीं पता। जो यहां अलग अलग चैप्टर्स रोज यहां एनसीईआरटी की किताबों की जिस ढंग से बेकदरी हो रही है, जिस ढंग से पुरानी चीजों को खत्म किया जा रहा है, सच्चाई से आज के बच्चों को दूर किया जा रहा है, उसमें पता नहीं कि ये लिखा किसने। खैर, लेकिन ये बात सिर्फ रेफरेंस में रख रहा हूं डॉक्टर साहब, सिर्फ रेफरेंस में रख रहा हूं कि जुडिशरी में एक ये, दूसरा आज भी बहुत सख्त टिप्पणी है सीबीआई पर, राउज एवेन्यू कोर्ट में जज जितेंद्र सिंह की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो केस क्यों बनाए इतने दिनों तक, और उसके बाद आप चाहते, सियासी फायदा लेना चाहते हैं आप। साफ साफ कहा गया। हालांकि अब सीबीआई चली गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होगा हाई कोर्ट जाने और सीबीआई जाने, लेकिन आज जो कुछ है वो अरविंद केजरीवाल को मुस्कुराने का, उनकी पार्टी को, पहली पंक्ति के तमाम लोग उस समय चले गए थे जेल, उन सबको आज खुश होने का दिन तो है ही। इसके नफा नुकसान पे आएंगे, इसमें यह भी आएंगे कि बीजेपी को इससे कितना फायदा है, अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा है और कांग्रेस को क्या घाटा है, इस पे भी आएंगे। इंडिया गठबंधन कहां है, इस पे भी आएंगे। लेकिन जुडिशरी, फिर आता हूं सवाल उसी सवाल पे और आपके पास, जुडिशरी, मोदी सरकार और जांच एजेंसियां, इन तीनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए, जुडिशरी क्षमा कीजिए, जुडिशरी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पाठ्यपुस्तक में लिखे हुए एक चैप्टर पर इतनी पीड़ा हुई तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उस दिन ये पीड़ा कहां चली गई थी जब बीजेपी के एक सांसद ने बाकायदा कैमरे के सामने ये कहा था कि देश में गृह युद्ध चल रहा है और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्तरदायी हैं। उस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं चला, मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है। यही दो पंक्तियां आप कहकर देख लीजिए, मैं कहकर देख लूं, 24 घंटे लगेंगे हम और आपको तिहाड़ पहुंचने में जी। तो ये जो चुनिंदा चुप्पी है सुप्रीम कोर्ट की और चुनिंदा मुखरता है, इस पर सवाल तो पूछने की जरूरत है। हम तो सीधे आपके माध्यम से सीजीआई से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस दिन देश में चल रहे गृह युद्ध के लिए, उन्होंने साफ कहा था गृह युद्ध चल रहे हैं जी, उसके लिए सीजीआई को जिम्मेदार ठहराया था, तब के सीजीआई और तब की सर्वोच्च न्यायालय की सारी पीठ इस तरफ अनदेखा क्यों कर गई थी। अब आते हैं सरकारी एजेंसियों के कामकाज पर। राजीव जी, हम और आपको और इस देश को बहुत अच्छी तरह याद होगा, यूपीए की सरकार के समय सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था, क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि वो तोते की तरह है, मालिक जो हुक्म देता है उतना वो काम करता है। लेकिन इन 12 सालों में अब सीबीआई तोते से कायांतरित होकर आदमखोर बाघ बन गई है और इसके लिए आंकड़ों की जरूरत है। ये बयान, ये आरोप आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा? उसने बहुत सारी नाराजगी जाहिर की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उसने इस तरह का कोई रूपक क्यों नहीं कहा? ये उनकी मर्जी है। लेकिन हम याद दिला देते हैं कि सीवीसी की रिपोर्ट में, जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट है 2024 के 31 दिसंबर तक की, और सीवीसी की वो रिपोर्ट आई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की सितंबर 2025 में, उसके आंकड़े सुन लीजिए, अपने आप ये देश समझ लेगा कि सीबीआई अब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सत्ता के हाथों का शार्प शूटर बनकर रह गई है। सीवीसी की रिपोर्ट कहती है कि 31 दिसंबर 2024 तक 7072 मामले कोर्ट में ट्रायल के लिए लंबित हैं। अब इन आंकड़ों का भीतरी खेल भी देख लीजिए। 379 मामले 20 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। 2281 मामले 10 से 20 साल के बीच अटके हुए हैं। 2115 मामले 5 से 10 साल से लंबित हैं। 779 मामले 3 से 5 साल से, 1506 मामले 3 साल से भी कम समय से लंबित हैं। और देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कह रहा है राजीव जी, वो सरकार और सीबीआई से कह रहा है कि होना यह चाहिए कि 1 साल के अंदर, 1 साल की समय अवधि में आपने जो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है वो अदालत तक पहुंच जाए और उसका ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। ये तो ट्रायल शुरू होने के बाद के लंबित मामले हैं 20-20 साल से। अब इसमें और भी देख लीजिए, अपील और उसके पुनरीक्षण की क्या हालत है। अभी आपने कहा कि हाईकोर्ट में अपील की है सीबीआई ने। सीबीआई और अभियुक्तों द्वारा दायर 13,100 अपीलें और पुनरीक्षण विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 13,100, 606 अपीलें इन 13,000 में से 20 साल से लंबित हैं। सर, हम और आप भूल जाएंगे उन मुकदमों को। नई पीढ़ी जन्म लेकर बालिग हो जाएगी और ये मुकदमे तब तक निस्तारित नहीं हो पाएंगे। 1227 अपीलें 15 से 20 साल से लंबित हैं। 2989 अपीलें 10 से 15 साल, 4059 अपीलें 5 से 10 साल, 1778 अपीलें 2 से 5 साल के बीच, 2441 अपीलें 2 साल से कम समय से लंबित हैं। ये हाल है सीबीआई के कामकाज का। और सजा का आंकड़ा भी, सजा दिलवाने का मामला भी कितना कम है। 392 मामलों में
सीबीआई दोष सिद्ध कर पाया है। अब आते अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस पर। प्रथम दृष्टया सबको दिखाई दे रहा था कि जिस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की सरकार पर इतनी बड़ी तोहमत के रूप में थोपा था, उसमें कोई ज्यादा दम थी नहीं। मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल 100-125 दिन जेल में रहे। मेरा एक सवाल है, जो कि अदालत ने भी कहा है कि जो आईओ है, जो जांच अधिकारी है, उसकी विभागीय जांच की जाए। ये जो सैकड़ों दिन तिहाड़ में बीते हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये दुनिया की कोई अदालत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इन दिनों को नहीं लौटा सकती। लेकिन अब सचमुच में इस देश में वो व्यवस्था भी होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि फर्जी निराधार मुकदमों में अगर लोग जेलों में रहते हैं और बाद में बेकसूर साबित होते हैं, तो जिन लोगों ने वो मुकदमे दर्ज किए थे, जो वरिष्ठतम अधिकारी इन मुकदमों की अनुमति दे रहे थे, इसमें तो आईओ की डीए करने का आदेश दिया है। आईओ बेचारा किस हैसियत का होगा? एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की उसकी हैसियत है। उसे जिसने अनुमति दी होगी, उस सर्वोच्च शिखर पर बैठे अधिकारी और राजनीतिक सत्ता के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। हेमंत सोरेन को भी इसमें जोड़ लीजिए जी। और तमाम सारे मुकदमे हैं जिनमें बरी हो चुके हैं लोग, उन सबको जोड़ लीजिए और दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अंतिम बात, इसका राजनीतिक नफा नुकसान, निश्चित तौर पर पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो कहा है वो भी विचारणीय है। अब चुनाव आने वाले हैं, गोवा में आम आदमी पार्टी ठीक ठाक हैसियत में है, पंजाब में उसकी सरकार है, तो ये जो अंदर खाने ए टीम बी टीम के आरोप लगते रहते हैं, कहीं ऐसी कोई दुरभिसंधि भी तो नहीं है इसमें कि चलो अब इस वक्त तुम्हें मुक्त कर देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर आओ। कांग्रेस को जितना नुकसान होना था राजीव जी, वो अरविंद केजरीवाल ने 2014 से पहले शीला दीक्षित की सरकार पर जितने आरोप लगाए थे, मनमोहन सिंह के खिलाफ जो कुछ कहा था, वे सब निराधार साबित हो चुके हैं। उसकी भरपाई शायद भविष्य में कभी नहीं हो सकेगी जो अरविंद केजरीवाल के उस नकली आंदोलन ने कांग्रेस को पहुंचाया है। मैंने लिखा भी है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल के ये जो आंसू हैं, ऐसे आंसू हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, इन सबके तो नहीं देखे थे। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो अरविंद केजरीवाल में, तो दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत शीला दीक्षित जी, उनसे माफी मांगे। और इस वक्त जो लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, जो भी लोग जिन पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, उन सब से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो ही इन आंसुओं की कुछ कद्र हो सकती है। वरना हिंदी भाषा में बहुत मुहावरे बने हुए हैं, घड़ियाली आंसू भी ऐसा ही एक मुहावरा है। जी राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ था और अपनी बात रख रहे थे, अभी आप सुन रहे थे। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर आप सबके पास आता हूं एक एक कर। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम, देखिए एक के बाद एक जुडिशरी के जरिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। AI समिट वाला मामला जो है, अभी उसमें भी सवाल खड़ा होगा। अभी जो यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद आप देखिएगा उसमें कैसे सवाल कोर्ट से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी वहाँ कोर्ट से पूछे जाएंगे सवाल, यहाँ जो ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं या उसका जो जवाब आ रहा है, वो हम लोग सामने देख रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ सियासी उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरी चीज़, जांच एजेंसियां, और जो एक बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत महत्वपूर्ण, कि जो जांच एजेंसियां तो ठीक है वहां पे कि जांच नहीं, वो सबूत पेश नहीं कर पाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने, अब जैसे VK सक्सेना साहब दिल्ली के LG, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या दिल्ली के
जो चीफ सेक्रेटरी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपने न सिर्फ पैसा बर्बाद किया, आपने समय, पैसा और इसके साथ साथ जो भुक्तभोगी है उस पर भी। अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, इधर ना जाते हुए एक सामान्य हिसाब से भी देखा जाए तो आप इस ढंग से आपको पकड़ना, आप एप्स्टीन फाइल्स पे कितनी जांच हो रही है? इतना कांड हो गया, कितनी जांच हो रही है अपने देश में? इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। इसको जहां जहां चाहे, अभी पवन खेड़ा ने एक और ट्वीट किया है, अभी देख रहा था मैं। तो एप्स्टीन फाइल्स पे तो आप जांच करेंगे नहीं, लेकिन सियासी फायदे, नफा नुकसान देखते हुए जहां जो चाहेंगे, जैसे अभी बता रहे थे कि उधर तमिलनाडु में फिर से फाइल खोल दी गई है, चिदम्बरम साहब की फाइल खुल रही है। तो ये सब है क्या? अभी पंजाब कांग्रेस चीफ ने कहा ना, इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके पीछे की रणनीति बहुत कुछ समझ में आती है प्रशांत जी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, भाग के तुरंत चले जाते हैं वहां इजराइल। होशियार पॉलिटिशियन है, हेक्सागोनल अलायंस में को ज्वाइन करने चले जाते हैं। जरा बताइए कि चल क्या रहा है अंदर खाने? होशियार पॉलिटिशियन सुलझे हुए तो नहीं है खैर, लेकिन राजीव जी, अगर आप सीबीआई और ईडी के कार्यशैली को आप देखेंगे और बीजेपी की कार्यशैली को देखेंगे, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि सीबीआई ईडी के जरिए राजनीति को के मिशन चलाए जाते हैं, राजनीतिक के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी, ईडी को लगा दिया गया, पार्टियां तोड़ दी गई, सरकार बदल दी गई। झारखंड में यही प्रयास हुआ, सरकार नहीं बदल पाए लेकिन प्रयास हुआ। सिटिंग मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा के जेल में डाला गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया। अभी यही तमिलनाडु में हो रहा है। यही जब पंजाब के इलेक्शन होंगे या हरियाणा के इलेक्शन या राजस्थान के होते हैं तो वहां के अपोजिशन नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई पहुंचती है। छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे तो भूपेश बघेल क्या पहुंच जाएगी, राजस्थान में चुनाव होगा तो उनके बेटे या भतीजे अशोक गहलोत क्या पहुंच जाएगी सीबीआई ईडी। ये पूरा एजेंसी के जरिए राजनीति को कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट है ये। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले पर। जब आपको सरकार शीला दीक्षित की गिरानी थी, यूपीए को डिस्क्रेडिट करना था, यूपीए 2 की सरकार को, तब इसी का इस्तेमाल किया गया करप्शन के आरोपों का। उसके बाद दिल्ली की सरकार आ गई बड़े थंपिंग मेजॉरिटी से अरविंद केजरीवाल की। जब दिल्ली वापस चाहिए था तो उसी सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगा दिया गया और उनकी पूरी पार्टी को, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल खुद, सबको जेलों में डाल दिया गया। अब आप सोचिए, बिल्कुल एकदम लेमैन के हिसाब से, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ठीक चुनाव के पहले जेलों में नहीं होते अगर, तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होती आज? नहीं होती। तो दिल्ली की सरकार आपको चाहिए थी तो आपने सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा दिए। अब आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की जरूरत है अभी, कि इस बीच राहुल गांधी का कस बहुत बड़ा हो गया। तो अब आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ढील छोड़ दी। भाई कोर्ट में केस है, कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन या सीबीआई के वकील और सीबीआई आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए, तो एक केस कर दिया गया। आरोप के साक्ष्य देने का काम किसका था? सीबीआई का था। सीबीआई को ऊपर से अगर कह दिया जाए कि भाई जरा ढीला करो,
ढीला कर दिया उसने। कोर्ट के सामने जो आएगा उसके हिसाब से फैसला होगा। तो ये एजेंसीज के जरिए एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चलाने की काम होता है जो मोदी सरकार कर रहे हैं, और ये इसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को वापस रिवाइव किया जा रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है, मामला बहुत आगे निकल गया है, एक बात। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल ने, और आज भी उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार, अच्छी बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति का केंद्र है वो पुलिस और सीबीआई के लगाए हुए करप्शन के आरोप हैं। इसी पे उनकी राजनीति टिकी हुई है, और उस राजनीति को बड़ा धक्का लग गया। वो इररिपेयरेबल धक्का है। छूट गए अलग बात है, खुशी की बात है, लेकिन इनकी राजनीति का सेंट्रल जो पोजीशन है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी की जो सेंट्रल आइडियोलॉजी वो क्या है? हिंदुत्व। बाकी चीजें स्ट्रेटेजी है, सेंट्रल आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस है और कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म है। अरविंद केजरीवाल की सेंट्रल आइडियोलॉजी पुलिस और सीबीआई के द्वारा लगाए गए करप्शन के आरोप हैं। इसी के बिना पे वो लालू प्रसाद यादव को, शीला दीक्षित को, कांग्रेस पार्टी को, सबको जो है वो निशाने पे लेते रहे। बिल्कुल। जब तक वो अपनी राजनीति में एक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जोड़ेंगे सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, संविधानवाद का, लोगों से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का, तब तक उनको कांग्रेस को चुनौती देने के काबिल मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है सीबीआई के मार्फत, ये जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, ये अधूरा प्रोजेक्ट है। और सीबीआई ये तो कर सकती है किसको अंदर करें किसको बाहर करें, राजनीति की दिशा नहीं तय कर सकती। राजनीति की दिशा तो सामाजिक घटनाएं तय करती, इतिहास तय करता है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि सीबीआई का इस वक्त जो है कोई ऐसा ये प्रोजेक्ट जो अगर सीबीआई का है ये कामयाब होगा। हाँ ठीक है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, उनके ऊपर आरोप गलत थे, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करेंगे? इससे हो पाएगी? इस पे सवाल है अभी। जी राजीव जी, सही आप कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या ये एकला चलो वाली पॉलिटिक्स होगी, और वो किधर जाते हैं, किसका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ थे, और जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल वो उन लोगों के, क्योंकि क्या माफ़ी मांगेंगे जो आज जिंदा हैं, जिनमें सोनिया गांधी हैं। इन्हीं सोनिया गांधी ने जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल को अपने बगल में बैठाया था। उस समय सांत्वना, उस समय एक हिम्मत दिलाने की कोशिश, देने की कोशिश वो सोनिया गांधी ने की थी। इतना तो किया था एक मंच पे, और मैडन भाषण था उनका, पहला भाषण उसमें पहली बार किसी गैदरिंग में सुनीता केजरीवाल का। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये सब भूल गए हैं? क्या सुनीता केजरीवाल याद दिलाएंगी? ये भी सवाल है। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। सियासत किस दिशा में जाएगी अरविंद केजरीवाल की, ये देखना होगा। क्या वो बीजेपी के करीब जाते हुए नजर आएंगे? अगर बीजेपी के करीब जाते हुए नजर आएंगे तो फिर जुडिशरी पर सवाल पैदा होगा, ये भी जान लीजिए, ये भी होगा। जुडिशरी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस सियासत के इर्द गिर्द पिछले कुछ सालों से नजर आ रही है, इसलिए ये खराब है, खतरनाक है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और बहुत बातें हमारे तमाम साथी जो सुनने वाले, हमारे श्रोता दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है। ज़रा आपसे सुनील शुक्ला जी समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर जो एक जांच एजेंसियों के ऊपर, देखिए 0.01% दोष सिद्धि,
0.01%। अभी 6,300 का और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने भी आंकड़े बता ही दिए। इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां पर जांच एजेंसियां जो हैं वो अब खुद कटघरे में हैं। बार बार लगातार जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और क्या इस वक्त ये जो एक सवाल अभी पैदा हुआ और कि उनका क्या होगा जो गलत जानकारी देकर गलत आरोपों में आपको जेल के अंदर डालते हैं, उनका क्या, यह भी सवाल उठता है। लेकिन वो कानून की बात है, मगर जांच एजेंसियों पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उससे देश की सियासत किस दिशा में जा सकती है। यहाँ नरेंद्र मोदी की सियासत, उसकी, और जबकि अब बहुत सारी बातें ओपन हो रही हैं, पोल खोल हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद भी उसी दिशा में अगर जाएंगे तो फिर क्या होगा। बगावत के सुर और तेज होंगे, यही कहा जाए। धन्यवाद राजीव जी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की पिछले एक दशक जो उससे जो घटनाएं हो रही हैं, अब उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पहले भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकारों को तोड़ना, राजनीतिक दलों में विभाजन करना, नेताओं को तोड़ करके अपने खेमे में लाना, राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकने के लिए कारपोरेट के खिलाफ कार्रवाई करना, ये तो सरेआम उदाहरण आ गए हैं सामने। अब तो कोई बहस ही नहीं रह गई है। आप इस मामले को, जो अरविंद केजरीवाल का यह मसला है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के, चलिए आपने मन बरी हो गए, आप कह सकते हैं कि ये राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक कारणों से आपने इनको फंसाया होगा। लेकिन यह मामला कितना बेबुनियाद था कि जितने 23 के 23 आरोपी थे सबको अदालत ने छोड़ दिया, किसी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं साबित हुआ। और मनीष सिसोदिया आप ये आरोप पहले भी लगा रहे थे, अब भी आरोप लगा रहे हैं बरी होने के बाद भी, कि उनके ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का आरोप था, दबाव था। खूब इनके ऊपर दबाव डाले गए, यहां तक कि जब लोग जेल में डाल दिए गए उस समय भी इनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मनीष सिसोदिया यह भी कह रहे हैं कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, ऑफर दिया गया था। ये क्या साबित करता है? और ये बात ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे, मनीष सिसोदिया बात पहले ही बोल चुके हैं। इस अदालती आदेश के बाद भी उनका बयान आ रहा। वो ये भी कर रहे हैं कि जेल में मिलने के लिए उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे मिलने गए थे और उन्होंने भी उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। तो पार्टियों को तोड़ना और चुनाव के समय उनको कमजोर करना और एक ये नैरेटिव बनाना कि ये भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पुराना खेल है और पिछले एक दशक से लगातार चल रहा है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, एक चाहे वो पंजाब की घटनाएं हों, बिहार की घटनाएं हों, पश्चिम बंगाल की घटनाएं हों, कितने मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया ममता बनर्जी की सरकार के, कितने लोगों को तोड़ करके पार्टी अपने साथ लेके गई। बाद में अलग बात है कि लोग उसमें से अधिकांश छोड़ करके फिर ममता बनर्जी के खेमे में वापस चले गए। उत्तर प्रदेश में धुआंधार इस तरह के छापे शुरू हो जाते हैं। और आज क्या स्थिति है? आज ये पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है कि मायावती जी केवल दबाव में उतनी सक्रिय नहीं रह पाते हैं जिस सक्रियता के लिए जानी जाती रही है। उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, ये आम धारणा है सबकी। तो केंद्रीय एजेंसियों के बोते भ्रष्टाचार कब दूर करना चाह रही है सरकार? आप बताइए। ईडी और सीबीआई दोनों का जो कन्विक्शन दर है वह बहुत निराशाजनक है दुनिया में इस तरह के। और आप दावा करते हैं कि प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या ऐसी एजेंसीज है जो प्रोफेशनली बहुत साउंड है, जिनके पास जांच करने का तरीका है, जो प्रभावी तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से जांच करते, इस तरह की बात कही जाती है। और कन्विक्शन का रेट आपका बहुत ही निराशाजनक है। और केवल तो जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के खिलाफ अभी कार्रवाई बड़े पैमाने पर है। आखिर अगर आप भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो अडानी साहब पर क्यों नहीं जांच हो रही है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अडानी साहब पर क्यों नहीं जांच हो रही है। मैं एप्स्टीन फाइल को किनारे करता हूं, मान लीजिए, लेकिन अब इनके ऊपर तो सोवियत अमेरिका में बाकायदे भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच चल रही है। अभी जो सोलर पैनल्स के ऊपर अमेरिकी सरकार ने जो ट्रंप सरकार ने टैरिफ बढ़ाया, उसमें कहा कि ये जो अडानी की 2 कंपनियां हैं वो जांच में सहयोग नहीं दे रही हैं। जो
राहत मिलती है उसमें घपले हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है, इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं ये, और अन्य देशों से ला करके हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं। ये तो बाकायदा उन्होंने लिखित पत्र में कहा। तो आपके यहाँ का कोई उद्योगपति दुनिया में जाकर के इस तरह के घपले कर रहा हो और आप शांत हो, तो ये भ्रष्टाचार को रोकना तो नहीं हुआ। आप तो एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। जिन जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे, इस सरकार में कितने लोगों के ऊपर आरोप लगे, तो आप एकदम साफ साफ कहने चले आए कि साहब वो सरकार नहीं है जो इस्तीफा दे दे। आखिर स्थिति तो ही बनी हुई है, भ्रष्टाचार थोड़ी दूर करना चाहते हैं आप। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अपने राजनीतिक दलों, अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार जारी है। ये इस देश में आम धारणा है ये, अब इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस अपने गतिविधियों में बड़े बदस्तूर जा रही है, उसके ऊपर इस आलोचनाओं का कोई असर नहीं पड़ता। अब वो ये और पार्टियों को तोड़ती है और ये आरोप एक माहौल बनाती है कि नहीं नहीं ये भ्रष्ट है। मोदी प्रधानमंत्री जी लगातार ये बोलते रहे कि सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। अरे भ्रष्ट है तो कार्रवाई कीजिए आप। कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है, आप उठा के जेल बंद किए, कुछ समय तक वो जेल। आप हेमंत सोरेन वाले मसले में क्या हुआ, कितने आपने आरोप लगाए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कहां हैं आप? आपने तो आरोप लगाया था अजीत दादा पवार पर, उसके बाद आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, वो आपको मुख्यमंत्री बन गए। तो भ्रष्टाचारियों को आप कोई दंडित करना चाहते हो और सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करते हो, इसका कोई मतलब थोड़ा रह गया, तो केवल नारा है आपके लिए। और सार्वजनिक जीवन में शुचिता कितनी महत्वपूर्ण है, आपने एप्स्टीन फाइल का उल्लेख किया। आप देख लीजिए हरदीप पुरी साहब के साथ ये सरकार क्या कर रही है, किस तरह से उनको संरक्षण दे रही है, कौन सी कार्रवाई आपने कर लिया? क्या उनके ऊपर लगने वाले आरोप सार्वजनिक जीवन के शुचिता पर सवाल नहीं खड़े करते? अब आपने बात कही कि अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति क्या होगी। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको लगे कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस का मजबूत होना, कांग्रेस के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ विश्वास अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, कि वह कांग्रेस के ही के द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट हुआ दिल्ली की राजनीति में, उसको उन्होंने भरने की कोशिश की और सत्ता में आए। अब जो पंजाब में जहां सत्ता में है वह कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के सत्ता में है, और कांग्रेस के प्रति जो जिस आक्रामकता के साथ राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल, इंडिया दल समूह से अरविंद केजरीवाल साहब क्यों अलग हो गए? आज तो यह तथ्य है कि आप राजनीति कर सकते हैं इस देश में, अकेले चल करके आप राजनीति नहीं कर सकते। आपको या तो एनडीए के साथ है रहना होगा, चाहे आप इंडिया दल समूह के साथ रहना होगा। अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी एक समूह को आप मदद करते हुए नजर आएंगे। स्वाभाविक है, सत्तारूढ़ दल को आप मदद करते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब की जो राजनीति है इंडिया दल समूह से अलग होकर के अकेले राजनीति करने की, वो केवल है कि वो किसी भी दशा में कांग्रेस को मजबूत होना नहीं देखना चाहते, और कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस के प्रति बढ़ता हुआ जनाधार उनकी अपनी राजनीति के लिए चुनौती है। तो मैं अपने विश्वास पूर्वक मैं कहता हूं कि वो इंडिया दल समूह के साथ आने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। वो यही कहते रहेंगे कि हमको अकेले राजनीति करनी है, और अपनी राजनीतिक गतिविधियों से उनको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आपने एक बात कही शंकराचार्य वाले मसले में कि तुलसी पीठाधीश्वर, ये तुलसी पीठ किसने बनाई है राजीव जी? किस शास्त्र में इसका उल्लेख है? आपने कहा तुलसी पीठाधीश्वर। हम तो ये जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 4 पीठें बनाई। इस तुलसी पीठ को किसने बनाया? वो कौन सी संस्था ऐसी बनाई गई इस देश में जो अलग अलग जगहों पर पीठ बना दे? आप एक पीठ हम लोग अपने कार्यालय घोषित कर लेते हैं, और उसके महामंडलेश्वर हम लोग अपना घोषित कर लेते हैं किसी को। ये कोई बात है? घोषित आप कुछ भी अपने आप घोषित कर लीजिए, उसके बाद कहिए कि इस पीठ के शंकराचार्य इस पीठ के जगत गुरु हैं। इस सरकार में, भारत सरकार का रवैया आप जान लीजिए कि जो सर्वोच्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए एंटीसिपेटरी बिल के लिए जो मुकदमा था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सरकार की पैरवी की। वो शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हुए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, एडिशनल एडवोकेट जनरल को सरकार ने खड़ा किया, उन्होंने विरोध किया।
कि नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी न होने से गवाहों के ऊपर दबाव पड़ सकता है, मुकदमे की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, इनके बयानात लिए जाने हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। आप अगर इस घटनाक्रम को सामान्य रूप से रखने देना चाहते हैं तो ठीक है, ढेर सारे अधिवक्ता होते हैं उच्च न्यायालयों में, एडवोकेट जनरल अपियर हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल अपियर हो, ये मान्य रखता है, ये बताता है कि सरकार की कितनी रुचि है उस प्रकरण में, और सरकार ने बाकायदे एडिशनल एडवोकेट जनरल के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी को रोकने संबंधी जो याचिका थी उसका पुरजोर विरोध किया है। और ये तो उच्च न्यायालय ने केवल ये अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया और निर्णय आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह भी कहा कि स्वामी अभियुक्त तुषारानंद से कि आप जांच में सहयोग करेंगे, और वो शुरू से कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। वो तो ये कह रहे हैं कि जो अगर किसी शंकराचार्य ने इस तरह का कुकर्म किया है तो उसको ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जो किसी को न मिला हो, कठोर से कठोर से कठोर से कठोर से ज्यादा दंड मिलना चाहिए, अकल्पनीय दंड मिलना चाहिए ऐसे शंकराचार्य को जो इस तरह के अपराधों में शामिल रहा हो। तो यहां तक कर रहा हूं अपनी बात को। सवाल यह है कि आप जांच कर लीजिए ना, जांच करने के बाद आप गिरफ्तारी पे आमादा क्यों है? और जो ये गिरफ्तारी का आमादा केवल ही होना है जो अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ, या ऐसे किसी भी केस में हुआ, हेमंत सोरेन के केस में हुआ, कि आप जेल में डाल करके जो एक जनधारणा बनाने की कोशिश है उसको बनाइए। जी, कल किस तरह से की गई कि जांच, एक मेडिकल जांच हुई, उस जांच में क्या कहा गया कि मेडिकल जांच में उन बच्चों के साथ जो बटुक है उनके साथ यौन कुकर्म के आरोप साबित हो, ये बड़े तरीके से फैलाया गया। तथ्य क्या था कि मेडिकल जांच इस बात के लिए हुई थी कि उन बटुकों की उम्र कितनी है, और बाकायदे कई जगहों पर इस बात को फैलाया गया कि उस जांच में यह पाया गया है कि जो बटुकों के साथ जो कुकर्म है वो साबित हो गया। सवाल इस बात का है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से जनधारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मसला हो, चाहे अभियुक्त तुषारानंद जी का मसला हो, आप कोई शंकराचार्य, निश्चित रूप से कोई भी अगर अपराधी है, कोई भी किसी अपराध में शामिल है, किसी ने भी कोई इस तरह का कार्य किया है जो दंडनीय है, उसको किसी भी तरह से उसको किसी तरह की माफी नहीं मिलनी चाहिए। और खासतौर से उच्च पद पर बैठे हुए लोग जिनको लोग बड़े आदर और सम्मान से देखते हैं। लेकिन यह भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का यह मसला, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, मान लेता हूं कि मुख्यमंत्री को या संबंधित विभाग के मंत्री को सीधे सीधे कोई संलिप्तता न पाई जाती हो, कि 23 के 23 लोग मुक्त हो जाए, किसी को आरोप साबित न होने पावे। न्यायालय कहे कि जो भी आपके पास अभिलेख है सब अमान्य है, विश्वास करने लायक नहीं है। न्यायालय कहे कि जितने लोग गवाही देने के लिए आए उनके किसी के बयान एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये तो बाकायदे जो मामला है उसके मेरिट पर टिप्पणी है, और सीबीआई इस बहाने बचने की कोशिश कर रही है कि हम तो उच्च न्यायालय में अपील कर रहे हैं। अरे बिल्कुल कीजिए, जो इनिशियल ट्रायल कोर्ट है वो भी ट्रायल कोर्ट विशेष न्यायालय है, वो ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई के मामलों को सुनता है प्रमुखता के साथ, और आप उस न्यायालय में ट्रायल कोर्ट में आप पूरी तरह से खारिज हो गए। ट्रायल कोर्ट में जो बातें कही जाती हैं, एक एक जो साक्ष्य रखे जाते हैं उसकी बड़ी गहनता से परीक्षण होता है। अब आप एक बहस क्या कर रहे हैं कि जब ये मामला जब जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा चलने और इनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। वो मेरिट की टिप्पणी नहीं थी, जमानत को खारिज करने का वो तर्क था। अगर वो साक्ष्य थे तो अदालत में क्यों नहीं साबित हो पाए? उनको तो अदालत में साबित होना चाहिए था। न्यायालय कह रहा है कि नहीं, स्वीकार करने लायक नहीं है साक्ष्य, और जिन लोगों ने गवाही दी है उनकी बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। तो बड़े सवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो मसला है यह फिर से इस बात का प्रमाण है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके संबंधित राजनीतिक दलों के खिलाफ एक जनधारणा को प्रभावित करती है, और यह सक्रियता उन राज्यों में बहुत तेज हो जाती है जहां पे चुनाव होने वाले हैं। आपने चिदंबरम साहब का नाम लिया, आप मान लीजिए कि तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर विधानसभा का चुनाव भी नहीं होता तो चिदंबरम साहब को लोग भूले रहते। अब वहां चुनाव है तो चिदंबरम साहब के लिए हो गया कि नहीं साहब
इनको करने इनके ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, मुकदमा शुरू होगा। अरे 5 साल तक आते, मुकदमा आज का है क्या? आप उन मुकदमों को तभी आपको क्यों याद आता है जब उस राज्य में चुनाव होने के लिए होता है? या इस तरह की टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय भी कर चुका। केंद्रीय एजेंसियों पर कोई असर नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही उनका किसी मामले की जांच करने के पीछे भ्रष्टाचार को में शामिल लोगों की पहचान करना, उनको दंडित करना नहीं है, एक नैरेटिव बनाना। वह नैरेटिव निश्चित रूप से तब तक चलता रहता है जब तक मुकदमे चलते रहते हैं। जब कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है सामने जो इनकी चुनौतियों को स्वीकार करता है, तो वो धारा समाप्त हो जाती है, जैसा कि झारखंड में इंडिया दल समूह ने किया, हेमंत सोरेन ने किया, नहीं बना पाए, मजबूती के साथ मिलकर लड़े और उन्होंने इस पूरे के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। ये स्थिति तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बात है, ये कोई इस पहले भी होती रही, लेकिन सरकार ने और इसको तेज कर दिया, बहुत ज्यादा तेज कर दिया, और केवल उसके बदौलत राजनीतिक शक्तियों को कमजोर करने की इनकी कोशिश है। तो अब हम लोग अपने कार्यालय को एक पीठ घोषित करें और अमलेंदु जी को महामंडलेश्वर घोषित करें। मैं पहले से हूं। चलिए, पंकज चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा, हालांकि आखिर में थोड़ा सा ये भी गंभीरता के साथ ही कह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी गंभीर बातें करते हैं, तो अमलेंदु जी का नाम भी गंभीरता के साथ ही ले रहे हैं, और स्वामी जी तो पहले से हैं अमलेंदु जी। लेकिन सवाल ये उठता है जी, पंकज चतुर्वेदी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ, ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही नहीं बल्कि उनको कटघरे में खड़ा करके क्या हासिल कर रही है सरकार? सत्ता और अपने लिए जांच एजेंसियों को कठपुतली की तरह, यही माना जाए? राजीव जी, यह मसला केवल सत्ता का नहीं है, यह मसला संविधान का है और आरएसएस की मूल सोच का है। मैंने इसी प्रोग्राम में पहले भी एक बार बताया था कि जब पाकिस्तान में चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ नेहरू थे जिसने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, बहुत सारे इदारे बनाए और सबको काम करने की स्वतंत्रता दी। आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा कुछ है इस देश में, जो उसके हिंदू राष्ट्र, हिंदू पाकिस्तान बनने की आड़ आता है, वो गांधी और नेहरू है। और फिर तीसरा है संविधान। वो हर संस्था को कमजोर कर रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय संविधान में लाइन एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था है, वो राज्य का मसला है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस पर सर्कमस्टांसेस में उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज लाइन एंड ऑर्डर राज्य का मसला है। लेकिन इस सरकार ने पूरे संघीय ढांचे को छिन्न भिन्न करने के लिए एनआईए बना दिया, सीबीआई को हर राज्य में घुसने की अनुमति दे दी, ईडी है, इनकम टैक्स है, जो हर राज्य की जो स्ट्रक्चरल प्रोसीजर है उसमें वो दखल कर रही है। वहां पे जो कार्यपालिका है उस पे सीधा भय और दखल करके अपने तरीके का काम करा रही। तो ये मैं मसला इसको केवल इतना सा नहीं मानता हूं कि ये केवल सत्ता में बना रहने का है। ये आरएसएस की जो डिस्ट्रक्टिव सोच है कि हम संस्थाओं को डिग्रेड करें, और इस संस्थाओं को डिग्रेड करने, उनके प्रति अविश्वास पैदा करने, ताकि आम आदमी उनके पास भविष्य में अपनी गुहार लेके ही ना जाए और खुद कानून हाथ में लेकर अपने न्याय करे, जो आरएसएस बजरंग दल के गुंडे इस देश में कर रहे हैं। और उसको पुष्कर सिंह धामी सर का चीफ मिनिस्टर जस्टिफाई करता है। ये इन संस्थाओं को कमजोर करके इस देश में अनार्की लाना चाहते हैं। हर संस्था को कमजोर करना है इनको। पुलिस छतरपुर जिले में बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष एक आईपीएस का कॉलर पकड़ के खींचता है,
और जब वहां पे हल्ला होता, कहते हैं वो तो गिर रहा था तो हम उसको पकड़ रहे थे, पुलिस की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये जो घटनाएं होती है ना, हम इसको एक सीन के रूप में मत देखिए, इसको आप पूरे कर्टन के रूप में देखिए कि वास्तव में इनका उद्देश्य न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लाइन एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस, इन सब की क्रेडिटेबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता को खत्म करके ये बताना है कि आरएसएस और बजरंग दल जो हैं वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप इस फैसले में देखिए, मैं इस फैसले को अभी लगभग आधा पढ़ पाया हूं क्योंकि ये 594 पेज का फैसला है। उसमें एक इतना गंभीर मसला जज ने उठाया। जज ने बोला कि आपने साउथ लॉबी लिखा है। ये साउथ लॉबी क्या होता है? कि आप ये मुकदमा, आप सेंट्रल एजेंसी हैं, यदि आपने ये मुकदमा चेन्नई में दर्ज किया होता तो क्या साउथ लॉबी लिख पाते? उसने एक अमेरिकन फैसले का उसमें उल्लेख किया कि वहां पे एक डोमिनिक लॉगी का शब्द का इस्तेमाल किया गया था इस तरीके से जिससे लोगों को यानी कलर कास्ट के आधार पर विभाजित किया जा सके। मैं पर्सनली अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं, दिल्ली राइट्स के जब मुकदमे कायम हुए रहे थे, दिल्ली राइट्स के मुकदमे कायम होने के पहले अमित शाह ने सदन में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने यूनाइटेड अगेंस्ट उमर खालिद और इन सबके नाम लिए थे। और ठीक उसी समय जी टीवी पर वो एक रिपोर्ट चल रही थी जिसके अंदर इन सबके नाम थे। और पर्सनली मैं जानता हूं कि कुछ कथित पत्रकार हैं, कथित पत्रकार जो पहले पत्रकारिता के नाम पर चेहरे थे और अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं में कंसल्टेंट की पोस्ट पे लगे हुए हैं, उन सब लोगों ने उस चार्जशीट की स्क्रिप्ट लिखी थी। और ये भी जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आउटसोर्स करके लिखवाई गई थी शराब वाली। अब हाईकोर्ट में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि इस स्क्रिप्ट को प्राइमा फेसी पे यदि आप देखते हैं तो जो शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन किया गया था उसके अंदर बहुत बड़ा मार्जिन था, इसमें कहीं कोई शक नहीं, और वो डॉक्यूमेंट में था। लेकिन जब प्रेजेंट करने की बात होती है, हम याद कर ले मालेगांव बम धमाके में क्या हुआ। एनआईए मांग करती है एक तरफ कि इनको तो फांसी की सजा होना चाहिए, और दूसरी तरफ पूरे गवाहों को हॉस्टाइल करती चली जाती है। संस्थाओं का इस्तेमाल का आप देखिए, अमरिंदर सिंह बीजेपी से नाराज थे। अमरिंदर सिंह हालांकि पंजाब में कुछ नहीं बचा उनके पास में, बड़ी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में आ सकते हैं, सिद्धू बीजेपी में जा सकते हैं। तत्काल एक फेमा का नोटिस भेज दिया, उन्होंने नहीं हम तो यही ठीक है, यही ठीक है, तो उन्होंने अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। अरे सबसे बड़ा अजीत दादा तो चलो गुजर गए देश दुनिया से, हिमंता शर्मा के बारे में बीजेपी ने 64 पेज की बुकलेट निकाली थी जिसमें लूट घोटाला और शारदा घोटाले के बकायदा आइडियो टेप थे। फिर कहां गए वो? वॉशिंग पाउडर, धनाधन धुलाई। और सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, वो एपिसोड्स में कुछ कुछ ऐसी चीजें करती है कि आप पीछे चीजें भूलते चली जाइए। यूजीसी खड़ा किया, यूजीसी में नफरत फैला दी, आगे बढ़ गए। अब केजरीवाल एपिसोड चल रहा है, आप पूरे चंपू मीडिया में देखिए, आज केजरीवाल के आंसू आ गए। शीला दीक्षित के आंसू नहीं आए थे। दिल्ली को चमन बनाने वाली औरत जिसने ईमानदारी से काम किया था, जो अपने घर में रहती थी, उसको बदनाम किया तुमने, और उस लेडी के जाने के बाद में दिल्ली की दुर्गति हो गई। आपको शर्म नहीं आई? आपने ऑटो रिक्शा में पोस्टर लगाए हुए थे कि शीला दीक्षित चोर है। रंगेश यार मगरमच्छ के आंसू बहाते, आपको उस समय शर्म नहीं आ रही थी? आपने क्या किया? ये तो अब उस समय अंबानी के खिलाफ भी 300 पेज की चिट्ठी लेकर घूम रहे थे, मुकदमा कायम कराया था इन्होंने। उस समय वैगन आर में चल रहे थे, अब 8 गाड़ी का काफिला चाहिए उनको पंजाब का। तो ये जो राजनीति का जो एक चेहरा है, इसको आप एक व्यक्तिगत एक घटना दूसरी घटना से मत जोड़िए।
इसको एक बड़े कैनवास में देखिए। अभी देखिए, मैं आपको एक संभावना बता रहा हूं। अमित शाह इस समय बिहार में है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 3 दिन में सीमांचल राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। सीमांचल राज्य को चर्चा, सीमांचल वाला जो हिस्सा है ना बिहार का, क्योंकि वो तो बिहार में है। कटिहार पूर्णिया, जी हाँ जी, अररिया कटिहार पूर्णिया जो नेपाल बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, उसको पूरी तैयारी है। अब आप उसमें उलझ जाना, फिर आप भूल जाएंगे केजरीवाल। भाई आज बताइए ना, केजरीवाल के पास में कहां से गोवा शरीफ के इलेक्शन में उन्होंने जो खर्चा किया था उसका पैसा आया कहां से था? ये चीज आप प्रूव नहीं कर पाए, कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। जी, एक कविता भी जो है चंद्रशेखर राव की लड़की, वो भी बरी हो गई है। तो ये जो मसला है, संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म करके एक ऐसी संस्था जिसका ना कोई नाम है, ना संविधान है, ना खाता है, ना कुछ है, उसकी सत्ता स्थापित करने की कुत्सित साजिश है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास इस पूरे अरविंद केजरीवाल प्रकरण में बार बार, और एक नहीं कई बार हम लोग ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब की बात कर चुके हैं, वो मामला और इन सब के बीच जुडिशरी। राजीव जी देखिए, एक तो आज जो फैसला आया है उसमें जो आखिर में एक सिफारिश की है जज साहब ने, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में सिफारिश ये की है कि जिस भी आईओ ने, अधिकारियों ने इसकी जांच की है, उनकी जांच की जाए। तो ये राजीव जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है। और ये कहा है कि सारा बकवास था, एक तरीके से कहा है कि जितने भी आरोप लगाए गए ये सारे बकवास थे, ना कुछ सबूत थे, ना कोई तथ्य थे। तो ये राजीव जी, अगर अदालत इस तरीके की बात कर रही है तो ये एक तो ये साफ जाहिर करता है कि पूरा का पूरा केस जो था वो जिस तरीके से चाहे फ्रेम किया गया हो, जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी, वहां से आई, तो स्क्रिप्ट लिखने वाले अनाड़ी थे या तो, वरना राजीव जी अगर आप किसी थाने के हेड मुहर्रिर को 500 रुपया दीजिए, इतनी अच्छी फ्रेम करेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं हो पाएगी सिर्फ 500 रुपये में। तो ये तो जो थी ईडी और सीबीआई फ्रेम कर रहे थे, और इसमें इतना 1.5 साल रहने के बाद जेल में, और कई नेताओं के जेल में रहने के बाद, और फिर अगर अदालत ये टिप्पणी करे कि इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ बकवास है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि 2G घोटाले के जब आया परिणाम, उसका जब नतीजा आया, तो जज साहब को कहना पड़ा कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा रहता था, कोई सबूत ही लेके मेरे सामने नहीं आया। यानी किस तरीके से फ्रेम किया गया था वो। तो ये राजीव जी पूरा तरीके से पॉलिटिकल फ्रेमिंग जो था वो आज एक तो बेनकाब हुआ है। तो एक तो राजीव जी इसका एक पक्ष ही है। दूसरा, अभी परसों ही राजीव जी हेमंत सोरेन के खिलाफ, बुधवार को, आज शुक्रवार है ना, बुधवार को हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि अब आप इस पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विपुल पंचोली, जस्टिस जय मल्ल्या बागची की खंडपीठ थी। उस खंडपीठ में जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि आप इन फालतू कामों से बचिए, ईडी के लिए ऐसे कामों में लगी है जिसके कुछ सार्थक परिणाम निकले। राजीव जी ये छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है, और वो भी जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी अगर ईडी के लिए आ रही तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर टिप्पणी है। तो मुझे लगता है राजीव जी की जो एनसीईआरटी की किताबों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो न्यायपालिका पर हमला किया, न्यायपालिका की आत्मा भी अब जग रही है कि भाई सारी संस्थाएं तो उन्होंने खत्म कर दी, अगर ये आखिरी पिलर भी ढह गया तो क्या होगा। मुझे राजीव जी ऐसा लगता है, और इसलिए अब फैसले जो है वो कानून सम्मत आने लग गए हैं। ये एक बात राजीव जी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो कुछ हो वो होगा। लेकिन इस फैसले ने निश्चित तौर पर बीजेपी की पोल खोलकर पूरी तरीके से रख दी है कि किस तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे तैयार किए जाते हैं, वो चाहे हेमंत सोरेन के मामले में रहा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के मामले में रहा हो। तो ये चीज तो राजीव जी सामने निकल कर आ गई। अब अरविंद केजरीवाल तो राजीव जी वो तो नाशुक्रे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब इसके बारे में तो कोई किसी को कोई बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो नाशुक्रे हैं, वो तो है ही। और सबके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, फिर माफी भी मांग लेते हैं, ये भी है उनका।
अरुण जेटली के खिलाफ लगाया, अदालत में जाके माफी मांग ली, तो कई लोगों से माफी मांग लेते हैं। अब लेकिन आज रो रहे थे जब, तो मुझे लगा राजीव जी, वो जिस समय मैंने सीन देखा कि भाई रोना तो था लेकिन आंसू भी निकलने चाहिए थे रोते वक्त। ये बड़ी नाइंसाफी है कि आप रोएं और आंखों से आंसू ना निकले। तो रोना के साथ साथ आंसू भी निकलने चाहिए थे। बहरहाल वो उनका अपना मसला है कि रोते हैं तो बिना आंसुओं के रोते हैं, तो खैर वो ठीक ठाक है। लेकिन राजीव जी, इसके राजनीतिक जो निहितार्थ होंगे उस पर तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, राजनीतिक निहितार्थ क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो कानूनी मसला है राजीव जी, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश से आया मामला शंकराचार्य के खिलाफ, यानी राजीव जी जिस व्यक्ति ने मुकदमा कायम कराया वो मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि एक डिप्टी सीएम जो हैं वो शंकराचार्य से कह रहे थे, वो उसकी कॉल डिटेल है उसके पास, वो कहता है उसके पास रिकॉर्डिंग है। आखिर उसके पास रिकॉर्डिंग किसी डिप्टी सीएम की कैसे आ गई? क्या डिप्टी सीएम के फोन उत्तर प्रदेश में टैप हो रहे हैं? अब वो कह रहा है कि वो डिप्टी सीएम जो थे वो शंकराचार्य से कह रहे थे कि धरना खत्म मत करना, मैं आऊंगा, मैं आपको आगे पानी पिलाऊंगा, तब आप इसको खत्म करना। तो राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्रकारी पार्टी है उसके षड्यंत्र आपस में भी चल रहे हैं, ये भी चीजें सामने आ रही है राजीव जी। आज हाईकोर्ट ने जो कहा जिस तरीके से शंकराचार्य के विषय में, और उनको एक राहत दी एक तरीके से, अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन शंकराचार्य ने राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने एक चैनल का साफ नाम लेकर कहा कि भाई उस चैनल ने जिनको दिखाया कि साहब ये इनके साथ हुआ, तो चैनल को ये कैसे मालूम पड़ा कि ये वही पीड़ित हैं जिनका जिक्र जो है वो वहां आया है?